you give some sort of roadmap as to when the draft will be ready? How you all plan to put it forward to Parliament or the various state assemblies? And besides this drafting, is there any other campaign on? इंग्लिश बात जवाब दोगे? मैं देता हूँ. Okay, so the roadmap so far is this, that by 11th July, we hope to have this law ready to be presented to the Honorable Prime Minister. We have just introduced to you the committee out here that we have thought are very noble people of high repute. They are free, Anil ji, Sanjay ji, they are free to call whoever they want for their assistance, seek whatever they seek, and at the same time, like I said earlier, we are in touch with opposition leaders, chief ministers of various states. If we get an opportunity, we are going to go there. If the committee gets an opportunity, even have a discussion with them, their law officers, and draft a law which then can be negotiated with both the central government and various state governments. Most state governments that we are in touch with, we don't want to name them right now, but we will in course of time, want a central enabling law which helps them pass the law in their respective assemblies. I hope that's it. सवाल है ये कि ड्राफ्टिंग कमेटी से सवाल है ये कि आप लोगों ने जो मॉब लिंचिंग में देखा गया कि दलित और मुसलमान सबसे ज्यादा रुके जिनकी हत्याएं तक हुई है, जिस तरह से दलित एट्रोसिटी एक्ट है जो आपका नया ड्राफ्ट होगा, क्या उसमें जाति और मजहब के आधार पर जैसे टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग की कोई विचार है या उसको भी आप लोग इसमें डालेंगे? क्या फिर से बताया कि मजहब मोस्टली जो मॉब लिंचिंग देखा गया वो उसमें दलित और मुस्लिम विक्टिम है जी, दलित एट्रोसिटी एक्ट है, क्या जो आप लोग की नया जो ड्राफ्ट है उसमें क्या मजहब और जाति के आधार पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है लोगों को, उसके लिए कोई प्रावधान होगा? कोई चर्चा नहीं, एक तो कि अभी रिसेंटली जो घटनाएं हैं उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि दलित और जो मुस्लिम हैं वो सबसे ज्यादा हुए हैं. न केवल दलित ही और मुस्लिम, बल्कि आप अगर उड़ीसा में जाएंगे, आप उड़ीसा की घटनाओं को याद करेंगे आप, तो वहाँ पर ईसाई भी विक्टिमाइज हुए हैं. और आप अगर 1984 के बारे में आप सुन रहे थे तो 1984 में सिखों पर भी इसी तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई. तो जाहिर सी बात है कि जो बात जिग्नेश कह रहे थे कि जो हमारे समाज का वल्नरेबल जो सेक्शन है वो इसका शिकार होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम इन तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे. इसीलिए हमारे साथ सोशलॉजी के जानकार, जो सिविल सोसाइटी की जानकार है, तमाम लोग इसमें शामिल किए गए हैं. और भी हम ऐसे लोगों का जो स्पेशलाइज्ड है उनकी भी मदद हम इसमें लेंगे और उनको हम आमंत्रित करेंगे कि कैसे ये सेक्शन खास तौर से जो टारगेटेड हो रहा है वो कैसे ना हो. हम तो चाहते हैं कि कोई ना हो, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. जाहिर सी बात है कि हम इन पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होकर इस पर ध्यान देंगे. My question, एक मिनट में, एक सेकंड बस, मैं अपूर्वानंद जी को बुलाना चाहूंगा. वो आ गए, आप आ जाओ. जस्ट इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसे एट्रोसिटी का कानून बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज इन कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है. यानी कि वारदात हो फिर पुलिस तोड़े नहीं, प्रशासन और पुलिस की तरफ से एडिक्वेट स्टेप्स लिए जाए कि हो ही नहीं करता, उस तरह की प्रोविजन भी इसमें रखी जा सकती है. My question is not about the law that you are going to draft or want it to be met. My question is, this is the battle that you want to fight is not legal, it's political. It's the atmosphere that you see today is how the divisive politics is dividing the nation, how it's ruling the nation. And you want to fight this politics through law. This I don't understand. So why don't you declare yourself that this is going to be a political battle? We also understand this is not a legal issue. You are going to fight a mindset. You are going to fight an ideology. So how you are going to counter this ideology through law? Can I answer? You want to answer? Just मैं इसमें please. दूसरे साथी ऐड करें. See, existence, prevailing and survival of caste also has to do with politics. और फिर भी एट्रोसिटी का कानून है, तो कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, राजनीतिक तौर पे भी लड़ेंगे. एक सेकंड. Let's share that. The lady over there has a question. She's has the mic provided. Let the lady. एक सेकंड सर. सर एक सेकंड उसको. माइक है उसका फिर. एक सेकंड. I just have a small question from Kanaya. Since
Mohit also mentioned yesterday's incident in JNU. There's a different version coming in, of course, from JNU SU and a different version from ABA being claimed that they were the ones who were attacked first. But repeatedly, from JNU, such incidents have been coming out. The point is that why does this always take place inside the university campus? Why are we repeatedly seeing incidents where there are clashes of such sorts, where one party comes out and says that the other attacked them and the other says no, they attacked us? ये अलग से आवाज क्यों आ रही है भाई? नहीं ठीक है। देखिए, नहीं कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं, वो किया जाता है। छोटी सी बात बताएंगे, आप खुद समझदार है, समझ जाएंगे। मेरे यहाँ क्या हुआ कि एक महिला जो है वो वीडियो बन गई, तो उनकी जमीन पे जो है ना उनका रिश्तेदार कब्जा करना चाहता था, तो ये जरूरी था कि उस महिला को इमोरल बना दिया जाए, तो उसको जो है डायन बता दिया गया और फिर बहुत आसानी से उसकी जमीन कब्जा कर ली गई। मैं समझता हूँ कि जेएनयू को आज के समय में एक पंचिंग बैग बना दिया गया है। जिसको भी अपनी राष्ट्रभक्ति आजमानी है वो जेएनयू पे दो चार बात बोल दे। तो एक जो है ना हमारा राष्ट्रवाद जो है उसको एक सूडो एनिमी की जरूरत होती है। अब आप देखिए ना, लोगों को अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच का इंतजार करना पड़ता है। भाई हमारी देशभक्ति जो है वो मैच की मोहताज नहीं होनी चाहिए ना। हमारी भक्ति तो जो है वो हमारा प्रेम जो है वो रोज दिखना चाहिए हमारे देश के लोगों के साथ, कि हम सब्जी वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हम ठेला वाले रिक्शा वाले को कैसे उसको देखते हैं। देखिए कोई भी मजदूर जैसा आदमी दिख जाए तो दिल्ली में उसको बिहारी कह देते हैं। ये जो मानसिकता है इससे अगर हम नहीं उबर रहे हैं तो हमारी भक्ति कैसी है। तो मैं समझता हूँ कि जेएनयू चूंकि राष्ट्रपति पुरस्कार लेता है इसलिए जो है उसको जो है कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है। पटना यूनिवर्सिटी को अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा होता और इतना ही मीडिया का सेंटर होता पटना, देश की राजधानी होता पटना, तो जेएनयू की जगह पटना यूनिवर्सिटी को इस तरह का पंचिंग बैग बनाया गया होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सूडो एनिमी की जरूरत है इस सरकार को। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ इस सरकार को, क्यों? क्योंकि उसने 2 करोड़ रोजगार पैदा नहीं किया। ट्रंप के ऊपर यही लोग केक खिला रहे थे ना। ट्रंप क्या किया है अभी? पेरिस समझौता से जो है बाहर हो गया है। अब अभी दिल्ली में जो है किस तरह का हम लोग सांस ले रहे हैं, समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है। ये जो सिचुएशन देश के अंदर और दुनिया के अंदर है उसमें लोगों को समझना पड़ेगा कि राइट विंग होता क्या है। अभी जेएनयू का बारी है, जेएनयू के बारे में कोई बोलते, गुरमेहर कौर का क्या अपराध था, क्या किया था? वो तो जेएनयू में नहीं पढ़ती है, उसने भारत के टुकड़े करने के नारे नहीं लगाए हैं। हम अपने सेना को सम्मान करते हैं, उसके पिताजी तो शहीद भी हुए थे, उसको क्यों बलात्कार करने की धमकी दी? मैं कह रहा हूं कि ये फ्रेंजी क्रिएट किया जाता है और ये जो वर्जन आता है ना 2 तरीके का, ये आता नहीं है, ये पहले से इसका स्क्रिप्ट लिख लिया जाता है कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। पत्थर, अरे भाई साहब आपने जो है सेना के सम्मान में कार्यक्रम किया, अगर हमको विरोध करना होता, क्योंकि आप तो जबरदस्ती अपना विरोधी हमको बना लिए हैं, बेचारा पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि हम लोग जो है उसके साथी बन चुके हैं, हमारे अपने ही देश के लोगों ने हमको पाकिस्तानी बना दिया। तो ये जो सिचुएशन देश के अंदर है उसमें अगर विरोध करना होता तो उस कार्यक्रम में जाकर के विरोध करते, रात को जाकर के उनके कार का शीशा क्यों फोड़ देते? फिर कार का शीशा क्यों फोड़ते? अगर हम इतने वायलेंट हैं तो आपकी गर्दन नहीं काट लेते? भाई साहब हम बार बार बोलते हैं कि आईएस हो या आरएसएस हो, फंडामेंटलिज्म किसी भी रंग का हो, हम उसके समर्थन में नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। हमको जो है वायलेंट सोसाइटी में नहीं चाहिए, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हम इक्वलिटी चाहते हैं, हम इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं। हम चाहते हैं महिला और पुरुष के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण और दलित के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि रिलीजन के आधार पर हमको ना बांटा जाए। और ये सारी बात हमारा कोई सपना नहीं है, ये सपना इस देश के लिए जो लड़े, जो मरे, जो पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है, जो आजादी के लिए संघर्ष किए अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में, ऐसा देश ये बनाना चाहते थे। इसीलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसका प्रियम्बल लिखा गया। जिसको प्रियम्बल याद नहीं है वो आज लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है। मैं समझता हूं कि इस पे हम लोगों को बेबाक तरीके से बोलना चाहिए। किसी कन्हैया, किसी सहला, किसी मोहित को बचाने की जरूरत नहीं है। जेएनयू को बचाने का सवाल इस देश के अंदर लोकतंत्र का बचाने का सवाल है, इस देश के अंदर संविधान और रूल ऑफ लॉ को बचाने का सवाल है। और ये जो 2 वर्जन की आप बात कर रहे हैं ना, ये दोनों वर्जन उन्हीं का है। चित भी उनकी, पट भी उनका, कैमरा भी उनका, जर्नलिस्ट भी उनका, सवाल भी उनके और जवाब भी उनके। कौन सुनता है हमारा? कौन सुनता है? ये जो मैं कह रहा हूं
कि जेएनयू को बीच में बार बार इसलिए लाया जाता है कि ये ना पूछा जाए कि इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार पैदा हुआ कि नहीं हुआ, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 200 रुपए दाल आप क्यों खरीद रहे हैं, मोदी जी का सीना क्यों सुकड़ जाता है जब हमारे जवान जो है देश के अंदर और देश की सीमा पे मारे जाते हैं, तब वो कहां चले जाते हैं कि अपने आप को ट्रंप के जो है बहुत बड़े दोस्त बताते हैं, और वो ट्रंप जो है भारत को ही कहता है जिस कॉग्निजेंट के अंदर हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं उस कॉग्निजेंट को ट्रंप के द्वारा नोटिस दिया जाता है, और वो ट्रंप कॉग्निजेंट कंपनी कहती है कि हम 2 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को इस देश के अंदर बेरोजगार करेंगे। ये सवाल है। इन सारे सवालों को गुमराह करने के लिए जेएनयू को एक पंचिंग बैग बनाया गया है, और मैं कहता हूं कि जेएनयू को पंचिंग बैग बनाने का एक कारण और है, इस पर भी आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। इग्निटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, मैं जिस जगह से आता हूं और जिस परिवार से आता हूं, सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं जेएनयू से जाकर के पीएचडी करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। मेरे यूनियन में जो लड़का खड़ा था रामा, उसके पिताजी चूड़ी बेचते हैं। क्या आप इसी बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चूड़ी बेचने वाले का बेटा जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, इसका कल्पना कर सकते हैं? कौन अबाना पड़वाना दीवाना जो अपनी भाभी के कोच से जो है दहेज लेना चाहता है, जिसके पास ऑडी है, वो उसका जो है प्रेसिडेंट बनता है और जनरल सेक्रेटरी बनता है। ये फर्क है जेएनयू में। 120 रुपए में इस देश के अंदर कौन सी जनता पढ़ाई कर सकती है? इस वजह से भी जेएनयू को टारगेट किया जाता है। दिल्ली में आप सब लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली में आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, घर का दाम कितना है? जेएनयू है प्राइम लोकेशन में, बसंत कुंज में जेएनयू है, 1000 एकड़ जमीन है जेएनयू के पास। इस देश के अंदर, माफ कीजिएगा आपको नहीं कह रहे हैं, पता नहीं अगर आप कर रहे होंगे तो आपको भी बोलेंगे, इस देश के अंदर जो कॉर्पोरेट लूट है उसमें 1000 एकड़ जमीन को जो है उस पर जो है निगाह है सरकार की, इसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। इसलिए जेएनयू को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जेएनयू सवाल नहीं है, सवाल है इस देश का बेरोजगारी, इस देश के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन सवालों पे हमको बात करना चाहिए। मैं तो आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्यों जेएनयू को दिखाते हैं? जेएनयू का न्यूज दिखाना बंद कर दीजिए। जेएनयू में 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 8000। हमारे कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज से पढ़ कर गया हूं, उस कॉलेज में 33000 स्टूडेंट पढ़ते थे और हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं था। पूरा देश का जो है 80% एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज जो है आप जेएनयू को दे देते हैं, बाकी 20% में आप पूरा देश देते हैं। पूरे देश में आप 98% न्यूज दीजिए, 2% आप जेएनयू को दीजिए। जेएनयू सवाल नहीं है, सवाल इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उस पे हम लोगों को बोलना चाहिए। कन्हैया जी, जो आपके जो भी कन्हैया जी आपका सवाल है, सवालों का जवाब देंगे आप इस स्टॉप मॉब लिंचिंग के नियत के सवाल है। सवाल यह है कि जब भी केरल में जिस तरह के वहाँ पे कांड हो रहे हैं, जिस तरह से केरल में हत्याएं हो रही है, पश्चिम बंगाल में मालदा में और उत्तरी 24 परगना में, उस पर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। दरअसल स्टॉप मॉब लिंचिंग के नियत का सवाल, इस पर आप बताएंगे। सर वो बताने के पहले मैं एक चीज बोलूँ सर, जब हम कह रहे सेंट्रल लॉ पास हो, क्या आप सोचते हो केरल पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे कुछ लोग ने दिखाया? क्या आप सोचते हो वेस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा है? तो सेंट्रल लॉ में केरल नहीं आता है, वेस्ट बंगाल नहीं आता है। जब हम कहते हैं आपको इस मंच से हम सभी मुख्यमंत्री को मिलेंगे, क्या केरल के मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के एक चीफ मिनिस्टर नहीं है? सर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इस तरह के सवाल आप क्यों पूछते हो? नहीं सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, आप गरम मत होइए। नहीं, मैं बिल्कुल खराब नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जोश है इस देश में, 65 बरस का आदमी जो है वो अपने आप को युवा कहता है। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को युवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये तो उनसे ज्यादा नौजवान है, बताइए। और जोश है। मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप नियत पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जानते हैं आप किसकी नियत पे सवाल खड़ा कर देते हैं? राह चलते आदमी की नियत पे सवाल खड़ा कर देते हैं। नियत ही अगर आपको जाननी है तो उसकी नियत पे हम क्यों ना सवाल खड़ा करें जिसके हाथ में पावर है। इस देश के अंदर, ये जो सवाल आपने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर छत्तीसगढ़ में जवानों को मार दिया गया। नियत किसकी जानने की कोशिश की गई? कन्हैया कुमार की। अरे भाई साहब, राजनाथ सिंह की नियत जानिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, कन्हैया कुमार नहीं है। आप हमारे ट्वीट का इंतजार मत कीजिए कि मैं किस पे रिएक्शन देता हूं। आप उस ट्वीट का इंतजार कीजिए जिनको इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है। अगर आप फिर भी हमारे नियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सामने आप खड़े हैं ना, सामने मत खड़े होइए, बगल में आकर के बैठ जाइए। अगर हमारी नियत खराब होगी ना तो आप अपनी अच्छी नियत से हमारी बुरी नियत को बदल दीजिएगा। हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, बिल्कुल।
IPC, you say it is the IPC, it is not enough to. Could you just explain? I'm sorry, I have not got your question, but let me rephrase your question. We have already explained this. You basically say that there is an ordinary law. Now, why do you need a special law? That is the question. You are fighting that case also. No, that's a separate issue. That's a separate issue. That issue deals with existing law. The question is, do we need a new law or do we not? Now, for instance, after the Nirbhaya case, when we saw something really horrific happen, the government of the day then appointed Justice Verma, Mr. Gopal Subramaniam and many others to come out with a specific slew of possible amendments which would make women feel safer in this country. I may have my problems with that law, that it has been drafted too widely, too stringently, and that a lot of people are getting caught in that. But nevertheless, there was a need, a perceptible need to make people safe, feel safe. That is exactly what we want here, that we want every individual to feel safe against the mob. That's all. ये आप जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारा सिस्टम काम कर रहा है, आपने कई मिसालें यहाँ पर पेश की। अब ये जो अगर कानून बनता भी है तो वो सिस्टम उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करेगा तो इससे क्या फायदा क्या होगा? शैला जी, आप जो भी शैला देगा, शैला जी जो भी। सर, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा और मैं सोच रही थी कि ये सवाल अभी तक आया क्यों नहीं है। बेसिकली इस देश में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो, कानून के आगे इक्वालिटी हो, कानून के सामने सब लोग बराबर हो। इस देश में आप जानते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के बच्चे हैं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर आप किसी बड़े अंबानी अदानी के बच्चे हैं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर आप जिग्नेश जैसे कोई मतलब पतला सूखा सा आदमी जो मोर्चा लेके खड़ा हुआ है सरकार के सामने, आपको 6 दिन जो है चुपचाप जेल में डाला जाएगा और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से वीआईपीज को मिलता है जेल में आपको एकदम। तो इस देश में पहली बात तो वो एक बहुत फंडामेंटल सवाल है, वो बहुत अच्छा सवाल है कि कानून के सामने बराबरी है ही, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, वो लोग क्या करते हैं, हमें उनके रोल पे थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे कई बार ये कई सारे पैनलिस्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप दलितों को मत पीटो, मुझे पीटो। अब कल मुसलमानों को मार पड़ती है तो वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों को मत मारो, मुझे मारो। फिर उसके बाद कोई जो है किसी ट्रांसजेंडर को पीट देता है, वो कहेंगे ट्रांसजेंडर को मत पीटो, मुझे पीटो। ऐसे होता नहीं है ना भाई, आपको क्यों पीटे हम लोग, आपको कोई क्यों पीटे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, मैंने पहले भी ये बात कही, महेश शर्मा, वो दादरी में जाते हैं जहाँ पे विसाड़ा में रवि सिसोदिया जो अखलाक को जिन्होंने लिंच किया उस मॉब में एक अक्यूज जो है वो रवि सिसोदिया थे। उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में कोई कहता है डेंगू से, कोई कहता है किसी तरीके से, उनकी हवालात में डेथ होती है, कस्टोडियल डेथ होती है, उनकी किस तरह से होती है वी डोंट नो। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जाते हैं, उनकी बॉडी को मतलब उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं, उस पर तिरंगा चढ़ाते हैं। इसके ऊपर फ्लैग एक्ट सीरियसली इस पे लग सकता है, इस पे नहीं लगा। एक चैनल है वो कहता है वो केरला को पाकिस्तान बोलता है, फिर बोलता है कि हाँ ये तो है, ये हमसे गलती हो गई, हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये इस पे कोई ये नहीं है। लेकिन आप अगर ट्वीट करेंगे, अभी अगर आपने ट्वीट में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, थोड़ा इधर का उधर हो गया, ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया, आपको जेल में डाल देंगे। ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और हमारी जो लार्जर लड़ाई है वो इसी इक्वालिटी की है। लार्जर जो हमारा विजन है यही इक्वालिटी है कि किस तरह से सब लोग कानून के बराबर हो, कानून के आगे बराबर हो। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपने दंगा करवाया है, आप भी जेल के अंदर जाएंगे। अगर आपकी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, उन्होंने दंगा करवाया है, वो भी जेल के अंदर जाएंगी। जिस तरह से अभी साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद ये सारे लोग बाहर निकल रहे हैं ना एक एक करके जेल से, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन कानून कुछ लोगों का संरक्षण करती है और कुछ लोग परमानेंटली कानून के लिए गुनहगार भी होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इनोसेंट होते हैं, चाहे उन्होंने बम धमाका करवाया हो। कुछ लोग जो है
अगर प्रूवन इनोसेंट होते हैं, जिस तरह से आज कई सारे सेक्शंस का विचार चल रहा है। ये जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है, ये कैसे आएगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिस जनरल सोशल इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कैसे आएगी? वो आएगी जब आप सबको शिक्षा देंगे, जब आप सबको रोजगार देंगे, जब आप वातावरण में क्या चल रहा है, पोल्यूशन चल रहा है, मेरे साथी कन्हैया ने कहा पर दिल्ली में आप किस तरह से सांस लेते हैं वो इशू हो जाएगा, उस पर आप बात कीजिए। महिलाओं की इक्वालिटी पे बात कीजिए। डिसेबल्ड को किस तरह से और इंक्लूसिव हम लोगों को बनाना है डिसेबल्ड के लिए समाज को, इसकी बात ही नहीं कोई कर रहा। ये हमारे इश्यूज नहीं है। इश्यूज क्या चल रहे हैं कि मोर जो है, मोर के बच्चे कैसे होते हैं, ये इशू है। ये हमारा इशू नहीं है। इसलिए हम लोग एज यंग सिटीजन्स हम लोग यहाँ पे आए हैं ये कहने के लिए कि हम एक बड़े गोल के लिए यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं शिक्षा रोजगार पे बात हो, हम चाहते हैं महिलाओं के इश्यूज पे बात हो, हम चाहते हैं एनवायरनमेंट पे बात हो, इक्वालिटी की बात हो, बराबरी की बात हो। कल एक न्यूज चैनल जो है रिपब्लिक नाम का, वो पूछता है कि कश्मीरियों के गाल लाल क्यों होते हैं। मैं आपको बताऊं सर क्यों लाल होते हैं गाल? क्योंकि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारे यहाँ पे भूमि सुधार हुआ है, वहां पर सबको एजुकेशन मिली है, वहां पे सोशलिस्ट रिफॉर्म हुआ है, वहां पर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वहां पे सब लोगों के पास में जमीन है, सब लोगों के पास खाने के लिए है, सब लोग काम करते हैं, इसलिए कश्मीरियों के गाल लाल होते हैं। जाकर के कहते हैं कि तेलंगाना में फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं फार्मर सुसाइड? आप चाहते हैं वो? आप ये बात पूछिए ना, आप अपनी पार्टी से जाकर के पूछिए जिनका आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए कि अगर कश्मीर में फार्मर सुसाइड नहीं हो रहे हैं तो बाकी देश में फार्मर सुसाइड क्यों हो रहे हैं? दैट शुड बी द क्वेश्चन। That is when we will achieve equality before the law. That is when we will achieve equality before the system, जिसके सामने हम लोग इतने हेल्पलेस हैं। वो हमारी लार्जर लड़ाई है। और जस्ट इसमें एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि उमा की जो घटना है उसको थोड़ा खोले। जो लोगों ने ये ऑफेंस किया, दिन दहाड़े 4 दलितों को मारा, वो खुद ही उसका वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं, उसको वायरल करते हैं। उसमें इम्प्लाइड मैसेज ये है कि वी आर फीलिंग एब्सोल्युटली फियरलेस। तो जो दहशत गर्द है उनके जहन में उतना तो टेंशन हम लोग पैदा करें वी द पीपल, पर अब एक ऐसा कानून आ रहा है कि इस तरह से आप हिंसा करेंगे तो नहीं चलेगा। और नियत वाले मामले में इतना ऐड करूं कि कोई गुजरात की सरकार की नियत भी जाने कि गाय को मारा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इंसान को मारे तो कुछ नहीं, ये कैसे चलेगा? ये सवाल उना के 1 साल पर हम लोग पूरे गुजरात में पूछना चाहते हैं, पूरे देश में खड़ा करना चाहते हैं। ये आप लोग ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो लगातार घटनाएं बढ़ी है, वो नाकाम रही है इसको कंट्रोल करने में? नहीं, न केवल नाकाम रही है, ये त्रिशूल और तलवार दिखाने वाले जो लोग हैं उनके शासन में आने के बाद इस तरह की जो ताकत है वो मतलब मानो तो छूट मिल गई एक तरह से। बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर दिख रहा है, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन भी है, पे स्टेट बैकिंग है, स्टेट बैकिंग। सर आपने एहसान जाफरी का नाम सुना होगा, काफी पुरानी बात हो गई है अभी। एहसान जाफरी को गुजरात में उनके घर से निकाल करके उनको मार दिया गया था। वो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, प्रीटी प्रिविलेज्ड। इस देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो 1 in a billion 1 in a million होता है जी। और हाल की घटनाएं वही गुजरात मॉडल जो है सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सब लोग जानते हैं। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए कन्हैया बोले उससे पहला जो इसने कहा एहसान जाफरी का वही है। आप कह रहे हो कि वो हाल की बात करें, क्योंकि हमने पुरानी बात भूल गए, आज हम इस स्थिति पे पहुंचे। हम यंगस्टर्स नहीं चाहते कि हम पुरानी बात भूलें, हम एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, हम नहीं भूलना चाहते पुरानी बात। अरे जवाब दीजिए, वही जवाब, चारों का वही है। एक बात बोल करके मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। देखिए आप सब लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं और हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार हैं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। शुरू में ही हमने कहा कि ये कोशिश है और उस कोशिश में सवाल जवाब के बजाय सलाह मशविरा बातचीत के तौर पर अगर हम चीज़ों को करें, हमको नहीं लगता है कि हम में से कोई भी, मतलब इवन मैं ये भी कहता हूँ, मुझे विश्वास होता है, पता नहीं क्यों, कि जिन चैनलों पे हम सवाल खड़ा करते हैं ना, वो भी ये सोच करके डर जाएंगे कि इस देश में अगर बहुत वायलेंट सिचुएशन अगर हो जाए, ये एक दिक्कत वाली बात है। उस दिक्कत को समझते हुए हम सब लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है।
उसमें आपके सवाल जो है वो सलाह के रूप में हो सकते हैं और हम लोग मिल करके जो है इसको कैसे आगे बढ़ाएं उसका ये कोशिश है, प्रयास। इधर उधर जाने की बजाय सीधी सीधी बात है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। कोई भी जो समझदार संवेदनशील इंसान है वो ये नहीं चाहेगा कि वायलेंस हो। पिछले बार भी एक पब्लिक फोरम आया था, उसमें करप्शन को लेकर भी ड्राफ्ट करने की बात है। अच्छा, वी हैव टू सर ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है सर। सर मैं अभी थोड़ा फिनिश कर देती हूँ, थोड़ा फिनिश कर देते हैं। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि एक कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि सैया भय कोतवाल का डर काहेगा। इतनी बात तो आप सब लोग समझते ही हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो है सरकार के प्रति जो है बड़ा हम लोग जो है सॉफ्ट हो गए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस सवाल को अगर हम लेफ्ट राइट सेंटर इस खांचे में अगर बांट करके देखेंगे तो शायद जो एक लार्जर गोल है कि सोसाइटी में वायलेंस नहीं होना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए, शायद उससे हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो उस पोलराइजेशन से में जाने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा अभी का जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी सवाल पे इस तरीके का पोलराइजेशन हो। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें कौन सी दो राय की बात है? अगर ट्रेन जो है पटरी से उतर गई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया, तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। जब रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, तो सरकार तो कटघरे में खड़ी होती ही होती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो बोले कि नाकाम रही है, मैं तो समझता हूँ कि कामयाब रही है मॉब लिंचिंग कराने में। तो उसमें जाने की बजाय हम लोग कैसे एक कानून बना पाए, और कानून अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्यासे हैं, कुएं के पास खड़े हैं, तो कम से कम एक बाल्टी और रस्सी तो हो कि उससे निकाल करके आप पानी पीने की संभावना को जिंदा रख सकते। थैंक यू। I just want to put in one point. Listen, the law comes in and continues irrespective of which government is there. Today you have one government, tomorrow you have another government. We can't assume that there will only be this government or there will be another government. The question is, law has to reflect a societal need. There is something called organization of hate and violence in our society today. One government organized it against one community, another government did it against another community. Sometimes it happens on the basis of language. Let me tell you, I mean, my basic fight against for the weaker starts when I was a small kid in Bombay, and in those days we had the Shiv Sena, which was against South Indians, and my mother told me, don't speak our language on the street. And you know, when you as a child are told not to do something which is natural, when you are put in fear that violence will come on you and your loved one, that is when you know that something has to be done. And today I am 50 plus, nothing has happened, and there are many more children who will possibly have had the same fear that I have had. I have children who are now of voting age. I don't want my grandchildren to face this.